दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक इलाके अमरोहा से। अमरोहा के अंदर एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम तौसीफ अली था, जो कि क्रिकेट खेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे। बॉलिंग काफ़ी अच्छी किया करते थे, इसीलिए आसपास के लोग हमेशा यही कहा करते थे कि आपको तो ट्रेनिंग लेना चाहिए, हो सकता है आगे जाकर आपका बड़े बड़े क्लब्स में या फिर बड़ी बड़ी टीम्स में सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है कि आगे जाकर आप टीम इंडिया तक भी पहुंच जाएं। लेकिन तौसीफ अली, जो कि एक साधारण परिवार से आते थे, किसान थे और खेती बाड़ी किया करते थे, वो ये सोचते हुए पीछे हट गए कि शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है, बल्कि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। और यही सोचते हुए उन्होंने सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर अपनी फैमिली पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरा, उनकी औलादें बड़ी हुईं, तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो सपना पूरा नहीं कर सका उन्हें मैं अपने बच्चों से पूरा कराऊं। और खुशी की बात ये थी कि उनका एक बेटा उनका एक सपना पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ने लगा। तौसीफ अली ने गरीबी की वजह से अपने बेटे को खुद ही अपने खेत में इसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। तौसीफ अली के इस बेटे को बॉलिंग की ट्रेनिंग या तो खेतों में दी जाती या फिर सीमेंट की पिचेस पर दी जाती थी। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरा और 15 साल की इस खेतों की ट्रेनिंग से निकलकर एक ऐसा शख्स हमारे सामने आया कि जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों की बुनियाद हिला दी। बल्कि आज के टाइम में उस बॉलर का नाम दुनिया के बड़े बड़े और ख़तरनाक बॉलर्स की लिस्ट के साथ लिया जाता है। और आज के दौर में दुनिया इस क्रिकेट के खिलाड़ी को मोहम्मद शमी के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का आखिर नहीं है, बल्कि अब तो यहाँ से मोहम्मद शमी की कहानी की शुरुआत होती है। क्योंकि दोस्तों, एक गरीब परिवार से लेकर दुनिया के सबसे बड़े बॉलर बनने तक का सफ़र तो मोहम्मद शमी के लिए था ही बड़ा मुश्किल। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनको दुनिया में जो इतनी शोहरत मिली है, यही शोहरत आगे जाकर उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी। उनको यही चीज़ एक अजाब लगने लगेगी। मोहम्मद शमी पिछले कुछ सालों में जिन हालात से गुजरे हैं, हम इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो अपने आप को इस खेल से दूर कर लेता और साथ ही साथ कोई गलत कदम भी उठा सकता था। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद शमी ने खुद ये चीज़ अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट की है कि मैं ये उस वक्त में सोचता था कि मैं या तो सुसाइड कर लूं या फिर कोई और गलत कदम उठा लूं। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था और उनके ज़ीरो से हीरो बनने की असली कहानी क्या है? दोस्तों, तौसीफ अली ने मोहम्मद शमी की खेतों की एक लंबी ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक एकेडमी में ले जाने का फैसला किया और अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके वो मुरादाबाद की एक एकेडमी में ले गए। उस एकेडमी में एक कोच साहब से उनकी मुलाकात हुई जिनका नाम था बदरुद्दीन। जब शमी ने कोच बदरुद्दीन के सामने पहली बार बॉलिंग की तो बदरुद्दीन ने पहली बार में ही कह दिया कि आज से ये बच्चा मेरा शिष्य है। फिर उसके बाद बदरुद्दीन ने एक लंबे समय तक शमी को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद अब उन्हें ये उम्मीद थी कि अब शमी का सिलेक्शन अंडर 19 में हो ही जाएगा। लेकिन वो उस वक्त शॉक्ड हो गए कि जब सिलेक्टर्स की तरफ से शमी को अंडर 19 में नहीं लिया गया। इसीलिए बदरुद्दीन ने तौसीफ अली को ये मशवरा दिया कि क्यों ना शमी को कोलकाता की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि वो बंगाल के इलाके में क्लब वगैरह खेलेगा या फिर स्टेट के लिए खेलने लगा तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तौसीफ अली ने भी कोच साहब की बात को माना और अब शमी को कोलकाता की तरफ भेज दिया गया। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसा कोच बदरुद्दीन साहब को लग रहा था। कोलकाता पहुंचकर मोहम्मद शमी ने एक से एक बड़ी कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी, क्योंकि शमी के अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही थी कि जो भी इंसान शमी को एक बार बॉलिंग करते हुए देखता था वो उसका दीवाना हो जाता था और ना चाहते हुए भी मोहम्मद शमी को चांस या फिर अपॉर्चुनिटी देकर ही रहता था। इसीलिए मोहम्मद शमी काफ़ी कम वक्त में ही काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। और आखिरकार एक दिन वो भी आ गया कि जब शमी का सामना हुआ भारत के एक महान बैट्समैन सौरभ गांगुली से। सौरभ गांगुली ने जब शमी का सामना किया तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसा और लोगों के साथ हुआ करता था। मतलब पहली बार में ही सौरभ गांगुली ने मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचान लिया और वो मोहम्मद शमी की बॉलिंग से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए
कि उन्हीं के रिकमेंडेशन पर 2010 और 2011 के रणजी में बंगाल की टीम में मोहम्मद शमी को सिलेक्ट कर लिया गया और फाइनली 6 जनवरी 2013 के दिन वो दिन भी आ गया कि जिसका इंतज़ार न सिर्फ मोहम्मद शमी को बल्कि उनके फादर तौसीफ अली को ज़िंदगी भर से था। और ये वो दिन था कि जिस दिन पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला, यानी ये शमी का पहला इंटरनेशनल मैच था। शमी की अभी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनी ही थी कि मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। हुआ ये कि सन 2014 में मोहम्मद शमी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक लड़की से शादी की, एक ऐसी लड़की कि जिससे शमी को मोहब्बत हो गई थी और वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का ख्वाब देख रहे थे। इस लड़की का नाम था हसीन जहां, के जो पहले तो मॉडलिंग किया करती थी और बाद में आईपीएल में केकेआर की तरफ से मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से चीयर लीडर बनी थी। और इसी दौरान हसीन जहां की मुलाकात मोहम्मद शमी से हुई। हसीन जहां के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने सबसे पहले सन 2002 में सैफुद्दीन नाम के एक शख्स से लव मैरिज की थी और बाद में उनको छोड़ दिया था, जिसके बाद सन 2010 में उनका तलाक भी हो गया था और हसीन जहां के उस शख्स के साथ 2 बच्चे भी हैं। जबकि 2014 में जो शमी के साथ इनकी शादी हुई थी तो शमी के साथ भी इनका एक बच्चा है। हसीन जहां के जिनकी पहली शादी भी नहीं चली थी, उनकी मोहम्मद शमी के साथ भी नहीं बन सकी और धीरे धीरे हसीन जहां और शमी की अनबन की खबरें भी बाहर आने लगीं। हसीन जहां जो पहले कहा करती थी कि मोहम्मद शमी के घर आने से बाहर आ जाती है, वही हसीन जहां बाद में ये कह रही थी कि मुझे इस इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत है। हसीन जहां ने मीडिया में आकर शमी के ऊपर एक के बाद एक बड़े इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के ऊपर घर में मार पीट का इल्ज़ाम लगाया और न जाने कितने भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगाए कि जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और हद तो तब हो गई कि जब हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। हसीन जहां ने कहा कि ये इंसान फिक्सर है, इसने पैसों की खातिर अपना ज़मीर बेच दिया और अपने देश के साथ गद्दारी की है। जिसके बाद शमी ने एक इंटरव्यू में इसका जवाब देते हुए ये भी कहा था कि अगर मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल आया भी तो मैं अपने देश से गद्दारी करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। लेकिन उस वक्त इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था, मीडिया में भी बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ा और शमी को साइड में करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया और बाकायदा शमी के ऊपर लगे इस इल्ज़ाम पर जांच पड़ताल होना शुरू हो गई। और यही वो दौर था कि जब शमी अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे थे। शमी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्रिकेट में वापसी का तो ख्याल भी नहीं आता था। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मैं क्रिकेट में वापसी करूं या मैं दोबारा से मैदान में कभी खेलने जाऊंगा। और मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता था। मेरी फैमिली के या फिर मेरे दोस्त लोग मेरे आसपास ही गर्दिश किया करते थे कि कहीं मैं अकेले में कोई गलत कदम ना उठा लूं। फाइनली 2018 में शमी के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हुए थे उनसे शमी को बेगुनाह पाया गया और उनको क्लीन चिट दे दी गई और एक बार फिर से शमी के लिए क्रिकेट का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। 2018 के बाद जब शमी ने क्रिकेट में वापसी की तो फिर शमी पूरी दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी के साथ 100 विकेट लेने वाले बॉलर बने। लेकिन फिर साल 2021 में वो वक्त आया कि जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को बहुत बुरी तरह से हराया। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ 10 विकेट से हराया गया था बल्कि इस मैच में मोहम्मद शमी ही सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। नतीजा ये हुआ कि मैच के बाद शमी की ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हुई। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में अक्सर देखा गया है कि जो भी टीम हारती है उसके अपने ही लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, उसकी ट्रोलिंग करने लगते हैं। लेकिन ये जो शमी की ट्रोलिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रही थी, क्योंकि शमी की ट्रोलिंग किसी और वजह से नहीं बल्कि उनके नाम और उनके धर्म की वजह से की जा रही थी। कोई उनको गद्दार कह रहा था तो कोई उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हुए कि विराट कोहली जैसे एक बड़े खिलाड़ी को मोहम्मद शमी की सपोर्ट में आना पड़ा। बात सिर्फ 2021 में ही ख़त्म नहीं हो जाती है बल्कि 2022 में वर्ल्ड कप में जब बुमराह जैसा एक बड़ा प्लेयर टीम इंडिया से बाहर था तो बॉलिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह से शमी के कांधों पर थी। वर्ल्ड कप में शमी ने प्रदर्शन अच्छा भी किया था, लेकिन फिर सेमीफाइनल में इंडिया को पाकिस्तान की ही तरह इंग्लैंड से 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों ये बहुत बड़ी हार थी कि जिस हार ने शमी की पुरानी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ट्रोलर्स जो पहले से ही शमी के खिलाफ मौका ढूंढ रहे थे, उनको शमी के खिलाफ मौका मिल चुका था और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और बदकिस्मती की बात तो ये थी कि इस बार भी मोहम्मद शमी को स्पोर्ट की वजह से कम बल्कि उनके नाम और उनके मजहब की वजह से उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था और उनके बारे में बिल्कुल वैसी ही बातें लिखी जा रही थीं कि जैसी 2021 के पाकिस्तान से हारने के बाद की गई थीं। इस मैच के बाद अब जो इंडिया टीम के सिलेक्टर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, शायद उनका भी भरोसा मोहम्मद शमी के ऊपर से हट गया था। इसीलिए उन्होंने बड़ी तेजी के साथ अब शमी की जगह पर दूसरे बॉलर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के अलग अलग नामों के कई बॉलर्स खिलाए गए, लेकिन शायद बात ना बन सकी। इसके बाद दोस्तों 2023 यानी जब इसी साल का वर्ल्ड कप आया, तब भी इंडिया टीम के सिलेक्टर्स को और एक्सपर्ट्स को मोहम्मद शमी के अंदर ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसलिए उनको टीम में तो सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन जो शुरू के 4 मैच खेले गए उसमें शमी को टॉप 11 के बजाय बेंच पर जगह दी गई। लेकिन फिर 4 मैचों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर न सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ गए बल्कि इतिहास लिख गया। दरअसल हुआ ये कि हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और इसी वजह से मोहम्मद शमी को टीम में जगह मिली। और फिर मोहम्मद शमी ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए, दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए, तीसरे मैच में श्रीलंका के सामने 3 विकेट लिए और इसी तरह एक के बाद एक मैच में वो सारे लोगों को हैरान करते चले गए। अब हर इंसान यही सोच रहा था कि आखिर शमी को बेंच पर बिठाने का फैसला किसका था। और हद तो तब हो गई कि जब सेमीफाइनल में उन्होंने एक मजबूत टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अकेले 7 विकेट लिए। यकीनी तौर पर ये एक ऐसा काम था कि जो क्रिकेट के इतिहास में भारत के किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक नहीं किया था। दोस्तों वर्ल्ड कप के सिर्फ सेमीफाइनल के इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने इतने ज्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं और इतने ज्यादा पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि जिसको यहाँ पर मेंशन करना भी मुमकिन नहीं है। बस आसान भाषा में आप ये समझिए कि इसके बाद अब मोहम्मद शमी को मौजूदा क्रिकेट दुनिया का सबसे घातक, सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जा सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।